वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश और उसमें 50% मेथड हम पढ़ चुके हैं। अब हमें 50% और पढ़ने हैं, तो स्टार्ट करते हैं आगे के मेथड पढ़ना। और मिलते जुलते नाम है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक मेथड जिसका नाम है, शॉर्ट में उसको कहते हैं CLL। शॉर्ट में कहते हैं CLL। पूरा नाम है कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग। तो इससे स्टार्ट करते हैं। अब टेक्निकल टर्म्स और ज्यादा आने वाली हैं, जैसे कि यहां से स्टार्ट हो ही गई है सिचुएशनल अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच से टेक्निकल टर्म्स अब बढ़ती जाएंगी। तो कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग, कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग और शॉर्ट में CLL। अब पेपर में शॉर्ट फॉर्म भी लिखी आ जाती है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद रखनी है। और ना वो तो याद हो जाएंगे अगर आपको पूरा नाम है। CLL कैसे कहते हैं? कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग को। अब ये कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग है क्या? इस मेथड, सारे मेथड के लिए तो ऐसा नहीं है, बट कुछ मेथड्स के साथ पूछा जा सकता है कि उनको किसने दिया है। तो इस वाले का हमें पता है क्योंकि किसी एक इंसान का नाम है, तो इसलिए हम कह सकते हैं किसने दिया है। और इसलिए आपको पता भी होना चाहिए कि ये किसने दिया है, क्योंकि पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो ये दिया है चार्ल्स कैरन ने। चार्ल्स CHARLES CURRAN। तो ये मेथड दिया है चार्ल्स कैरन ने। ठीक है, और ऐसे मेथड्स के नाम पूछ लेते हैं, मतलब ये वाला मेथड किसने दिया है। हालांकि सारे मेथड्स के लिए आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि सारे मेथड्स में नहीं है नाम। ठीक है, तो चार्ल्स कैरन ने दिया है कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग। अब ये कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग होता क्या है? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, कम्युनिटी। क्या होता है कम्युनिटी? कम्युनिटी इज ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पीक्स सेम लैंग्वेज। ठीक है, तो कम्युनिटी वर्ड का मतलब है कि ग्रुप है, लोगों का ग्रुप है जो कि सेम लैंग्वेज बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता भी यही है, हम एक ग्रुप बनाते हैं। हम बनाते हैं ग्रुप 8 से 10 लोगों का। 8 से 10 लोगों का हम एक ग्रुप बना देते हैं। उन ग्रुप को मतलब सर्कल में बिठा देते हैं और वो आपस में बात करते हैं। टीचर नहीं होता, जैसे मान लो मैं टीचर हूं और एक स्टूडेंट्स का मैंने ग्रुप बना दिया, सर्कल में उनको बिठा दिया, बीच में एक टेबल रखा हुआ है, चारों तरफ चेयर लगा के बैठे हुए हैं। अब वो आपस में बात कर रहे हैं और जहां पे उनसे सेंटेंस नहीं बन रहा, मान लो एक बच्चा बोलता है कि मेरे को ये बोलना है, मेरे को पता नहीं चल रहा क्या बोलना है, तो टीचर उसके उसके कान में बता देता है ये सेंटेंस है और फिर वो बोल देता है। अब दूसरा उसके में कुछ बोलना चाहता है, तो जहां पे भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है मतलब सेंटेंस बनाने में, वहां पे टीचर हेल्प कर देता है। तो 8 से 10 लोगों में हो सकता है मेथड। जब ज्यादा लोग हो जाएंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, सबसे पहली बात तो ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर यहाँ पे ना टीचर बड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए, मतलब ऐसी मजाक वाला टीचर नहीं ला सकते आप, बड़ा एक्सपर्ट टीचर होना चाहिए कि जैसी वो एक सेंटेंस सुने, हिंदी में सुने मान लो, तो वो उसी टाइम दिमाग में इंग्लिश बता सके कि ऐसे बोलते हैं। तो टीचर यहाँ पे मतलब हाईली ट्रेन्ड टीचर हो सकते हैं, नॉर्मल टीचर तो पढ़ा ही नहीं पाएंगे। नॉर्मल टीचर मतलब इस मेथड को इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे। और दूसरी एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पे छोटे बच्चों को मतलब पढ़ाने के लिए तो ये मेथड यूज नहीं किया जा सकता। ये आप प्रौढ़ शिक्षा जो अडल्ट एजुकेशन होती है ना, वहां पे इस मेथड को यूज कर सकते हो। ये मेथड बच्चों के लिए सक्सेसफुल नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है? क्योंकि उनसे हिंदी में भी सेंटेंस नहीं बनता। मतलब आप छोटे बच्चों को बिठा दो, तो वो आप उनको बोलो आपस में बात करो, तो वो हिंदी में भी शायद सेंटेंस ना बना पाए, फिर वो आपको बताएंगे कि आप इंग्लिश में कन्वर्ट क्या करोगे। तो देखा गया, दिस मेथड इज नॉट यूजफुल फॉर यंगर चिल्ड्रन, दिस मेथड इज यूजफुल ओनली फॉर अडल्ट स्टूडेंट्स। तो फॉर अडल्ट स्टूडेंट्स। तो ये देखा गया, मतलब ये रिसर्च में, और इसको मेथड को जब यूज किया गया तब निकल के आया, पहले से हमें नहीं पता था। ठीक है, तो ये इस मेथड की प्रॉब्लम है, दैट इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर अडल्ट स्टूडेंट। इट लाइक दिस मेथड इज नॉट सक्सेसफुल फॉर यंगर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सुटेबल इज ओनली फॉर अडल्ट स्टूडेंट। तो ये था कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग, जहां पे कम्युनिटी होती है, मतलब कम्युनिटी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल हु आर शेयरिंग देयर आइडियाज विद ईच अदर, दे आर टॉकिंग इन अ लैंग्वेज दैट इज लाइक दे आर एक्सपेक्टेड टू टॉक इन, मतलब टारगेट लैंग्वेज बोलते हैं उसको इंग्लिश को। तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं और बात करने में जहां पर उनको प्रॉब्लम आ रही है, सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, वहां टीचर उनको बता देता है कि सेंटेंस ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये एक मेथड था। अब एक और मेथड जो कि बहुत फेमस रहा है, मतलब सबसे ज्यादा जो यूज हुआ है सारे मेथड से, अगर हम कंपेयर करें जितने हम पढ़ने वाले, सबसे ज्यादा जो यूज हुआ है वो मेथड जिसका नाम है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। और इसमें क्वेश्चन भी बहुत बार आए हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड।
अब जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ग्रामर ट्रांसलेशन, मतलब इसमें पढ़ाया कैसे जाता है, इसमें ट्रांसलेशन का यूज करके पढ़ाया जाता है, वो भी पर्टिकुलरली ग्रामर सिखाई जाती है। ठीक है, ये वो मेथड है जो कि भारत में आज भी जो स्कूल्स में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, उसमें यूज होता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को क्लासिकल मेथड भी कहते हैं, मतलब क्लासिकल इसलिए क्योंकि ये बहुत पुराना चला आ रहा है, क्लासिकल मेथड। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को हम बोलते हैं क्लासिकल मेथड, क्योंकि क्लासिकल बहुत पुराने टाइम से यूज हो रहा है और आज तक यूज हो रहा है। बट इस मेथड में होता क्या है, इस मेथड में आपको ग्रामर के रूल्स में रटवाए जाते हैं। जैसे अगर आपने कभी इंग्लिश की कोचिंग ली हो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तो कैसे रटवाते हैं कि भाई सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी लगेगा, फिर इस तरह से रटवाते हैं ना रूल्स। तो वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। यहां पे क्या किया जाता है, ग्रामर के रूल्स को रटवाया जाता है और साथ में यूज किया जाता है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन क्या होता है, जैसे कि आपको भी कराया जाता है, वोकैबुलरी याद कराई जाती है कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, गड्ढे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अच्छा ये कहते हैं। अच्छा साबुन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अच्छा ये कहते हैं। अच्छा घड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अच्छा ये कहते हैं। तो आपने बचपन में ऐसे याद किया होगा, वॉच मतलब घड़ी, नाइट मतलब रात, डे मतलब दिन, इस तरह से याद किया होगा, है ना। तो वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है जहां पे वोकैबुलरी को ट्रांसलेट करके याद करवाया जाता है। तो यूज किया जाता है वोकैबुलरी, और किस तरह से, हिंदी इंग्लिश वोकैबुलरी, मतलब आप हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, अगर ये दोनों लैंग्वेज आपकी हैं, तो मान लो मदर टंग आपकी कोई और है, मान लो बंगाली है, तो बंगाली टू इंग्लिश, इंग्लिश टू बंगाली, या आपकी गुजराती तो गुजराती टू इंग्लिश, इंग्लिश टू गुजराती, या पंजाबी तो पंजाबी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू पंजाबी। इस तरह से वोकैबुलरी आपको रटवाई जाती है कि जो चीज हम अपनी लैंग्वेज में ये बोलते हैं उसको इंग्लिश में ये कहा जाता है, और बच्चों को रटना होता है, बच्चों को वो याद करना होता है, अगले दिन उनसे सुना जाता है, लिखवा कर देखा जाता है। आपने किया होगा बचपन में ऐसा, ग्रामर के रूल्स लिखवा कर देखे जाते हैं। तो टीचर पूछता है अच्छा इस तरह के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए रूल बताओ। तो वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है जहां पे ये सब किया जाता है। इसमें क्या यूज होता है, इसमें रट्टा लगाना बहुत यूज होता है। तो मेमोराइजेशन, तो मेमोराइजेशन जो है यहां पर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, रट्टा लगाना यहां पर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और इसकी प्रॉब्लम क्या है, बच्चों को ना, मतलब अगर आप ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ाओ तो इसकी प्रॉब्लम सुनिए। आपको किताब पढ़नी आती होगी, आपको पढ़ के सब कुछ समझ में आ रहा होगा, क्यों, ग्रामर ट्रांसलेशन से करा है। तो कहना क्या चाहता है, मतलब पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है, फ्यूचर की हो रही है, समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने एक एक वर्ड को हिंदी में समझा हुआ कि इसको ये कहते हैं, इसको ये, मतलब लोग ये तक याद करते हैं कि इज का मतलब है होता है, शी का मतलब वह होता है, लड़की वाला वह, और ही का मतलब वह होता है, लड़के वाला वह। इस तरह से लोग रटते हैं, मैंने खुद देखा है। तो मेमोराइजेशन होता है, बट इसमें जो चीज छूट जाती है वो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो इसकी कमी क्या है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो है वो जाती है इग्नोर। तो इसमें लिसनिंग स्पीकिंग इग्नोर हो जाती है। मतलब बंदा ऐसा होगा जिसने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से इंग्लिश सीखी है, पढ़ के उसको सब कुछ समझ में आएगा, बट जब आप उससे पूछ लोगे इसको बोल के बताओ, मतलब बोलने में नहीं कर पाएंगे, मतलब सुनकर समझ नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। तो ये इनके साथ प्रॉब्लम होती है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है भारत में और पूरी दुनिया में, बट इस मेथड की प्रॉब्लम क्या है, लिसनिंग स्पीकिंग इग्नोर हो जाती है। तो पढ़कर समझ तो आ जाएगा, बट आप अपने आप बोल नहीं पाओगे, आप अपने आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। ठीक है, ये इसकी प्रॉब्लम है। अब एक छोटा सा मेथड जिसको बोलते हैं अल्फाबेटिक मेथड, उसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, बट क्योंकि पेपर में एक बार आया हुआ है तो इसलिए मेरे को डिस्कस करना है। अल्फाबेटिक मेथड, अब देखो अल्फाबेटिक मेथड है क्या। अल्फाबेटिक मेथड जो है वो एक एग्जांपल है, ध्यान से सुनिएगा, वो एक एग्जांपल है बॉटम अप अप्रोच का। अल्फाबेटिक मेथड जो है वो एक एग्जांपल है बॉटम अप अप्रोच का। इसमें वर्ड आ रहा है अल्फाबेटिक, अल्फाबेट क्या होता है, अल्फाबेट, अल्फाबेट होता है एबीसीडी, हाँ। तो यहां पे पहले आपको सिखाए जाते हैं लेटर्स, सबसे पहले सिखाए जाएंगे लेटर्स। लेटर से आप जाओगे वर्ड पे, वर्ड से आप जाओगे सेंटेंस पे, सेंटेंस से आप जाओगे, सॉरी वर्ड से आप फ्रेजेस पे जाओगे, सेंटेंस पे बाद में आओगे, वर्ड से आप जाओगे फ्रेजेस पे, फ्रेजेस मतलब शॉर्ट सेंटेंसेस, फ्रेजेस पे, और फ्रेजेस से आप जाओगे सेंटेंस पे। तो ये होता है अल्फाबेटिक मेथड में। अब देखो ध्यान से, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई फिर बॉटम अप अल्फाबेटिक में फर्क क्या है। अल्फाबेटिक एक टाइप है बॉटम अप का, बॉटम अप का एग्जांपल है लेटर टू सेंटेंस, डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन क्या है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो पहले सिंपल चीज, उससे धीरे धीरे करके कॉम्प्लेक्स चीज सिखाई जाती है। तो बॉटम अप अप्रोच 10 तरीकों से मतलब यूज हो सकता है, 10 जगह यूज हो सकता है, अलग अलग जगह, कोई दिक्कत नहीं है बॉटम अप में।
बट उसका एक एग्जांपल है अल्फाबेटिक मेथड। तो आप ये कह सकते हो अल्फाबेटिक मेथड इज एन एग्जांपल ऑफ बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, तो ये था अल्फाबेटिक मेथड। अब जरा आगे चलते हैं और अच्छे मेथड्स पे। एक मेथड है जिसको बोलते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ये क्या होता है? अब देखो नाम से इसमें कुछ आइडिया आप लगा सकते हो। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, तो फिजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है? जैसे अगर मेरे को बोला गया स्टैंड अप, सुना मैंने स्टैंड अप, तो मैं बैठा हुआ था, मैं खड़ा हो गया स्टैंड अप। मेरे को बोला गया स्टैंड डाउन, मैं बैठ गया, ओके। और ओपन द नोटबुक, ओपन द नोटबुक, इस तरह से। तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में होता भी यही है। जो चीज बच्चों को कही जाती है बच्चे उसको साथ साथ करते हैं। ठीक है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का मतलब है बच्चे उसको साथ साथ कर रहे हैं। तो मान लो टीचर एक स्टोरी सुना रही है और स्टोरी में आता है लॉइन, टीचर बोलती है लॉइन और बच्चे करते हैं लॉइन की आवाज निकालते हैं। ठीक है, फिर वो स्टोरी में आता है डॉग, तो बच्चे डॉग की भौंकने वाली आवाज निकालते हैं। स्टोरी में आता है कैट, तो सारे बच्चे कर रहे हैं मियाऊ। ये होता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। अब आप खुद समझ सकते हो इसमें हो क्या रहा है। इसमें जो भी बोला जा रहा है ठीक उसके एक्शन किए जा रहे हैं। तो देयर आर एक्शंस, एक्शंस विद वर्ड्स। इसमें जो भी बोला जा रहा है उसका एक्शन किया जा रहा है। और आप खुद समझ सकते हो, बड़े बच्चों को तो हम ऐसे नहीं कराते, हम ऐसे पढ़ाते हैं बड़े बच्चों को नहीं ना, बट हम छोटे बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, लाइक फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के, नर्सरी स्टूडेंट्स, केजी स्टूडेंट्स, उनको ऐसे पढ़ाते हैं ना। तो ये मेथड सिर्फ स्मॉल किड्स के लिए है। इसमें बहुत मतलब बड़े बच्चों को तो आप सिखा ही नहीं सकते इस तरह से, छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि ये जो इसका पढ़ाने का तरीका वो ऐसा सही है। तो दिस मेथड इज ओनली फॉर यंगर स्टूडेंट्स। और एक और प्रॉब्लम है, सिर्फ यंगर स्टूडेंट्स के साथ यूज किया जा सकता है, तो है ही। इस मेथड को अगर आप यूज कर रहे हो क्लास में तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होने चाहिए। ठीक है, तो पता चला कि क्लास में 50 बच्चे हैं और आपने बोला कैट और पूरी क्लास मियाऊ कर रही है, पूरा स्कूल मतलब गूंजा दिया। तो इस मेथड में नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कम होने चाहिए। तो आप ये कह सकते हो लो स्टूडेंट टीचर रेशो। तो यहां पे स्टूडेंट टीचर रेशो जो है वो कम होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट टीचर रेशो ज्यादा रखोगे तो ये मेथड मतलब इस मेथड से क्लास जो है पूरी तरह से उसका मैनेजमेंट बिगड़ सकता है इस मेथड से। तो क्लास मैनेज भी रहे, क्लास डिस्टर्ब ना हो, डिस्टर्बेंस कम से कम हो और क्लास स्मूथली चले, तो ये मेथड यूज करने के लिए सबसे पहली कंडीशन है लो स्टूडेंट टीचर रेशो। अगर क्लास में बहुत ज्यादा बच्चे हुए और आपने मेथड यूज करना शुरू कर दिया, फिर क्लास तो पूरी मतलब चिड़ियाघर बन जाएगी। पता चला आप एनिमल्स के बारे में पढ़ा रहे हो और बच्चे सारे एनिमल्स की आवाजें निकालने लगे हुए और बच्चे बहुत सारे हैं और फिर इधर से उधर भागना शुरू कर दिया और क्लास में फिर बिल्कुल तबाही मच गई। तो आपको ये समझना है ये मेथड टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स अच्छा है, छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा, छोटे बच्चे सीखते भी ऐसी हैं। तो बच्चे ना करते हैं ऐसे, मछली इस तरह से फिश कर रहे हैं फिर, ठीक है, तो बच्चे सीखते ऐसे ही हैं, छोटे बच्चे स्पेशली बहुत छोटे बच्चे ऐसे ही सीखते हैं। बट इस मेथड में बहुत प्रिकॉशंस रखनी है, मतलब टीचर इतना अच्छा होना चाहिए कि उसका क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो। अगर टीचर ऐसा है जिसको क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से नहीं आता, वो तो गया काम से, उसका कुछ नहीं हो सकता फिर, ठीक है। अब ये जो मेथड था ना ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, हुआ क्या कि ये मेथड ठीक ठाक था, मतलब बहुत ज्यादा यूज होता है, बट कमी क्या है, बोलना और पढ़ना, मतलब बोलना और सुन के समझ में ये सब तो हो ही नहीं, पढ़ के समझ में आ रहा है, लिखना आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है। तो ठीक इसका एक उल्टा मेथड डेवलप किया गया जिसको कहा जाता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट अप्रोच कह सकते हो आप। सबसे पहली चीज, जैसे इसका नाम था क्लासिकल मेथड, इसका नाम है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड क्यों है? ये सिखाने का वो तरीका है जिससे हम नेचुरली सीखते हैं। वो तरीका क्या है? आपने अपनी मातृभाषा कैसे सीखी? आपने अपनी मातृभाषा सीखी सिर्फ उसी को सुन सुन के, मतलब जो भी आपके घर में लैंग्वेज बोली जाती थी उसको सुन सुन के आपने वो सीख ली, और वो है नेचुरल तरीका। तो डायरेक्ट मेथड में करते भी वही है। सबसे पहली चीज तो ये है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड मतलब इसका दूसरा नाम है नेचुरल मेथड, जैसे उसका नाम था क्लासिकल मेथड। तो इसमें करते क्या है? इसमें करते भी वही है। आपकी मदर टंग, मतलब जैसे लैंग्वेज 1 आपने सीखी, तो माना जाता है डायरेक्ट मेथड में कि लैंग्वेज 2 भी वैसे ही सीखी जा सकती है। तो जो सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश की, अगर हम बात करें, हम इंग्लिश पेडागोजी पढ़ रहे हैं ना, तो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है,
तो इंग्लिश भी वैसे ही सिखाई जाएगी जैसे आपने फर्स्ट लैंग्वेज सीखी। और अपने फर्स्ट लैंग्वेज कैसे सीखी? आपके सारा आसपास जो लोग बात करते थे वो उसी लैंग्वेज में करते थे, मदर टंग में। तो यहां पे ये चीज इंग्लिश के लिए अप्लाई होगी। तो 100% इंग्लिश यूज की जाएगी और कुछ यूज नहीं किया जाएगा। तो 100% इंग्लिश यूज की जाएगी यहां पे। अब 100% इंग्लिश तो यूज कर लोगे, बट मतलब बच्चों को अपनी मातृभाषा में बोलने का तो होता है कि हम थोड़ा बहुत उसमें बोलें, और एमसीएफ में भी कहा गया कि स्टार्टिंग में बोलने दो, बट डायरेक्ट मेथड ऐसा नहीं करता है। डायरेक्ट मेथड का क्या है कि आप पहले दिन से 100% इंग्लिश बोलो क्लास में, और इसमें कोई बाइलिंगुअल सपोर्ट नहीं दिया जाता, मतलब बच्चों को अपनी मातृभाषा में बात करने की छूट नहीं होती। तो आप ये कह सकते हो नो मदर टंग। तो बच्चे अपनी मातृभाषा का उपयोग नहीं कर सकते डायरेक्ट मेथड में। अब इस मेथड के साथ फिर आप समझ सकते हो प्रॉब्लम क्या होगी। भाई छोटे बच्चे तो पागल ही हो जाएंगे, मतलब नए नए क्लास में आए हैं, इंग्लिश उन्होंने ऐसे मान लो घर पे नहीं बोली जाती, कभी सुनी नहीं है, टीचर ने यूज करना शुरू कर दिया डायरेक्ट मेथड। बच्चे सोच रहे पता नहीं क्या दुनिया से अलग कहां पे आ गए हम। तो डायरेक्ट मेथड मतलब देखा गया उतना इफेक्टिव हो नहीं पाता है, इसलिए हमें घूम फिर के फिर लैंग्वेज ट्रांसलेशन पे आना पड़ता है। बट मैं आपको जनरल आइडिया दूं, अगर बच्चे को लैंग्वेज सिखाने का जो जनरल आइडिया जो कि एनसीएफ कहता है वो क्या तरीका है। आप स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी मदर टंग यूज करने दो, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बीच बीच में आप बोलते रहो, फिर धीरे धीरे करके उसको बढ़ाते रहो, इंग्लिश को बढ़ाते रहो। तो एनवायरनमेंट धीरे धीरे करके इंग्लिश का बढ़ाते रहो और इंग्लिश के वर्ड्स ज्यादा यूज करने शुरू करो। स्टार्टिंग नहीं करनी है वहां से। तो अगर आप स्टार्टिंग डायरेक्ट मेथड से करोगे, मतलब करोगे, बच्चा अगले दिन से स्कूल ही नहीं आएगा, ऐसा होता भी है। तो बच्चे स्कूल आते हैं, पहले दिन देखते हैं क्या हो रहा है, अगले दिन से नहीं आते, घर पर रो के तबाही मचा देते हैं कि हम नहीं जाएंगे वहां, तो पता नहीं क्या होता है। तो आपको ये समझना है स्टार्टिंग मदर टंग से की जाए, धीरे धीरे करके इंग्लिश का इन्फ्लुएंस बढ़ाया जाए और धीरे धीरे करके इंग्लिश को बढ़ाते बढ़ाते इंग्लिश सिखाई जाए। तो ये है एक्चुअल तरीका। अभी सारे मेथड हम पढ़ तो रहे हैं, पूछे भी जाते हैं पेपर में कि इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में क्या होता है, बट हम ये नहीं कह सकते कि इनमें से कोई एक मेथड सबसे अच्छा है। आप ऐसा कभी नहीं कह सकते। आपको मेथड्स को चेंज करते रहना, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और बहुत सारे फैक्टर्स देखते हुए, ठीक है। तो आई होप समझ में आएगा आपको डायरेक्ट मेथड। तो इसमें क्या माना जाता है, मदर टंग को यूज नहीं करना है, 100% इंग्लिश यूज करनी है। नेचुरल मेथड कहते हैं इसको। प्रॉब्लम क्या है इस मेथड के साथ कि बच्चे स्टार्टिंग में तो बिल्कुल मतलब डर ही जाएंगे कि हो क्या रहा है, ये प्रॉब्लम है इसके साथ, ठीक है। आगे चलते हैं और मेथड्स पे। तो डायरेक्ट मेथड हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं एक ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें वही होता होगा जो इसका नाम है, ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड, व्हाट इज ऑडियो लिंगुअल मेथड? ऑडियो क्या होता है? सुनना, लिंगुअल मतलब लैंग्वेज। तो इस मेथड में सुनकर चीजों को रिपीट किया जाता है। अब सुनिए ध्यान से, इस मेथड को आर्मी मेथड भी कहते हैं, आर्मी मेथड। यह मेथड बेस्ड है रिपीटिशन पे, रिपीट करने पे, मतलब एक ही सेंटेंस बार बार सुन के ना उसको बार बार बुलवाया जाता है। तो रिपीटिशन 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 होता है, या आप ये कह सकते हो हैबिट डेवलप करवाई जाती है, हैबिट। तो आपसे एक ही चीज बार बार पूछी जा रही है, आप उसको बार बार बोल रहे हो, तो आपको हैबिट हो गई बोलने की, तो उसी तरह से बोलने की आपकी हैबिट हो गई। इसको ऑडियो लिंगुअल मेथड कहते हैं। नाम से पता चल रहा है आपको मीनिंग, एक चीज सुनी और बार बार उसको रिपीट किया जा रहा है, बार बार उसको बोला जा रहा है, उसी सेंटेंस को बोला जा रहा है, रिपीट करते 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 वो हमारी हैबिट में शामिल हो जाता है और हम बोलना शुरू करते हैं। इसको आर्मी मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि आर्मी में बहुत पहले यूज किया जाता था। तो अलग अलग लैंग्वेज, जैसे भारत के लोग जो कि आर्मी में जाते थे वो उनको तो इंग्लिश आती नहीं थी, और उस टाइम पे अगर उस जमाने की बात करें तो अंग्रेजों की सरकार थी, ये तब का मेथड है। तो अंग्रेज अपनी जो सैनिक हैं उनको इंस्ट्रक्शन दें इंग्लिश में और उनको समझ ना आए तो फिर क्या, मतलब बात तो नहीं हो पाएगी ना। तो उनको रटवाए जाते थे सेंटेंस, और उनको रिप्लाई कैसे करना है वो भी उनको रटवाया जाता था। जैसे मैंने जो बोला उसके रिप्लाई में क्या बोला जाएगा, आपको रटवाया जाएगा, आपकी हैबिट बनाई जाएगी और आप वो बोलोगे। तो इस तरह से इंग्लिश सिखाई जाती थी। बट ये मेथड मतलब हाईली अनसक्सेसफुल मेथड है, हाईली अनसक्सेसफुल। इससे सीखना नहीं होता है, इससे रटना होता है, और वो रटना फिर हर सिचुएशन में तो सेम नहीं रहता ना, हर बार सिचुएशन अलग होती है, कुछ और पूछा गया तो मैं आंसर ही नहीं दे पाऊंगा। तो ये इस मेथड की प्रॉब्लम थी, ठीक है, रिपीटिशन बेस्ड वाले मेथड की। अब एक मेथड और है जो कि काफी हद तक डायरेक्ट मेथड से मिलता जुलता है, उसको हम बोलते हैं लैंग्वेज इमर्शन। लैंग्वेज इमर्शन, इमर्स का मतलब क्या होता है? इमर्स का मतलब होता है डूबना। तो लैंग्वेज इमर्शन मेथड का मतलब है भाषा में डूबना।
भाषा में डूबना मतलब बच्चों का आसपास का एनवायरनमेंट पूरा उस लैंग्वेज का बना दिया जाए जो हम उनको सिखाना चाहते हैं, मतलब बच्चों के आसपास चारों तरफ वही लैंग्वेज हो, उसको हम बोलते हैं लैंग्वेज इमर्शन मेथड। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, लैंग्वेज इमर्शन मेथड में क्या होगा, इमर्स कर दिया जाएगा बच्चे को, मतलब डुबो दिया जाएगा उस भाषा में। हम यहाँ पे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो पूरा एनवायरनमेंट जो बच्चे का है वो इंग्लिश का बना दिया जाएगा। तो एनवायरनमेंट 100% उस लैंग्वेज से भर दिया जाएगा जो हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं। तो अगर हम घर की बात करें तो घर में भी बच्चे को इंग्लिश अगर बुलवाई जाए 100%, तो बच्चा टीवी में भी इंग्लिश मूवी देख रहा है, इंग्लिश ही सॉन्ग सुन रहा है, पेरेंट्स भी आपस में इंग्लिश में बात कर रहे हैं, मतलब बच्चा जब बात नहीं भी कर रहा है तो उसके कानों में जो जा रहा है वो भी इंग्लिश ही जा रहा है। ऐसी स्कूल की अगर बात करें तो स्कूल में प्रेयर इंग्लिश में हो रही है, अनाउंसमेंट्स इंग्लिश में हो रही है, नोटिस बोर्ड पे भी सिर्फ इंग्लिश में लिखा जा रहा है, टीचर्स भी आपस में बात इंग्लिश में कर रहे हैं, टीचर क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ रहे हैं, बच्चे भी आंसर इंग्लिश में दे रहे हैं, मतलब हर तरफ इंग्लिश ही इंग्लिश है। अगर जो लैंग्वेज सिखानी है वही लैंग्वेज है, तो यहाँ पे हम इंग्लिश की बात करें तो हर तरफ इंग्लिश ही इंग्लिश है, उसको कहा जाता है लैंग्वेज इमर्शन। तो मतलब इसमें मूवीज, सॉन्ग्स, डायलॉग्स, हर चीज इंग्लिश में ही होगी और कोई लैंग्वेज यूज नहीं की जाएगी, मदर टंग यूज नहीं करने दी जाएगी, बाइलिंगुअल सपोर्ट नहीं होगा। तो डायरेक्ट मतलब कुछ हद तक डायरेक्ट मेथड जैसा है। यहां पे भी नो बाइलिंगुअल सपोर्ट, ठीक है। तो कोई बाइलिंगुअल सपोर्ट यहां पे भी नहीं मिलेगा, बच्चों को एक ही लैंग्वेज में बोलना है, पूरी तरह से बच्चों को उसी लैंग्वेज में बोलना है और बच्चे अपनी मर्जी से और कोई वर्ड्स या सेंटेंस यूज नहीं कर सकते। और अगर वो एक चीज हिंदी में बोल रहे हैं तो उनको मना किया जाएगा, जैसे डायरेक्ट मेथड में भी होता है, मना किया जाएगा कि मदर टंग को यूज नहीं करना है, ठीक है। ये था लैंग्वेज इमर्शन। अब एक है जिसका नाम है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, TBLT शॉर्ट में। अब इसके लिए भी शॉर्ट फॉर्म पे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि मैंने बताया था कुछ मेथड में CLT, CLL, तो शॉर्ट फॉर्म ही देते हैं, मतलब ऑप्शन में ही शॉर्ट फॉर्म होती है, तो आपको खुद समझना होता है कि CLL का मतलब क्या है, CLT का मतलब क्या है। टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग TBLT, इसमें क्या होगा, टास्क बेस्ड टीचिंग है। टास्क बेस्ड मतलब कुछ काम दिया जाएगा, कैसा काम दिया जाएगा, और वो काम आपको उसी लैंग्वेज में करना जो आप सीख रहे हो। तो आप डॉक्टर के जा रहे हो और आपको डॉक्टर से बात करनी है, ये सिचुएशन क्रिएट की जाएगी क्लास में, ठीक है। तो आपको डॉक्टर से बात करनी है, करो डॉक्टर से बात, और आपको ये टास्क दिया गया कि आपको डॉक्टर के पास जाके दवाई लेनी है। और भी कुछ हो सकता है, जैसे कि आप इंटरव्यू ले रहे हो तो क्लास में इंटरव्यू कंडक्ट कराए जा रहे हैं, तो इंटरव्यू सेशन जैसा चलाया जा रहा है, वो टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग है। और एक हो सकता है एग्जांपल, जैसे सर्विस सेंटर होते हैं ना, कॉल सेंटर वगैरह होते हैं, तो आपका सिम मान लो आपने रिचार्ज किया और पैसा आपके बैंक अकाउंट से तो कट गया बट आपका सिम रिचार्ज नहीं हुआ, तो आप कस्टमर केयर को फोन मिला रहे हो, कस्टमर सर्विस को, और उनसे बात करो, तो वो एक टास्क है। तो बच्चों को दिए जाते हैं टास्क, मीनिंगफुल टास्क, और बच्चों को करना होता है उनको कंप्लीट, और उनको कंप्लीट करने के दौरान बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और उसको कहते हैं टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, मीनिंगफुल टास्क, जिसको बच्चों को कंप्लीट करना है और उससे बच्चे सीखते हैं। वो मीनिंगफुल टास्क जो है, वो मीनिंगफुल टास्क रियल लाइफ से जुड़े हैं, जैसे कस्टमर केयर को फोन करना, डॉक्टर विजिट करना, इंटरव्यू लेना, इस तरह की चीजें, ठीक है। तो मीनिंगफुल टास्क बच्चों को दिए जाते हैं, बच्चों को उन टास्क को कंप्लीट करना है, और उन टास्क को कंप्लीट करके बच्चे, मतलब कंप्लीट करने के दौरान बच्चे इंग्लिश सीखते हैं। तो ये था टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। अब एक मेथड और है जिसको हम बोलते हैं लेक्सिकल अप्रोच। लेक्सिकल अप्रोच, लेक्सिकल वर्ड का मतलब क्या होता है, लेक्सीम, आगे ना वोकैबुलरी कैसे पढ़ानी, वोकैबुलरी में एक वर्ड भी आएगा लेक्सीम। लेक्सीम क्या होता है, देखो शब्द कैसे बने, उसका रूट क्या है, रूट वर्ड। तो एक वर्ड है हैप्पी, हैप्पी से ही बना हैप्पीनेस, है ना, हैप्पी से ही बना अनहैप्पी, तो हैप्पी वर्ड है, हैप्पी रूट वर्ड है, या हम उसको बोले वो है लेक्सीम। तो लेक्सिकल अप्रोच इस बात पर जोर देती है कि क्या शब्द हैं, और शब्दों से, और मतलब उस शब्द से जो वो उसका रूट वर्ड है उससे और वर्ड कैसे बने। तो इसमें लेक्सिकल अप्रोच इसलिए इसको बोला गया क्योंकि लेक्सीम से और वर्ड्स बनाने पे जोर है। बट सबसे पहले ये मेथड दिया किसने, मेथड दिया माइकल ल्यूइस ने। तो माइकल ल्यूइस ने मेथड दिया है, ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखा है कि किसने मेथड दिया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो माइकल ल्यूइस ने मेथड दिया है और इसमें फोकस होता है
रूट वर्ड पे, रूट वर्ड से और वर्ड्स बनाने में, या हम कहें वोकैबुलरी पे फोकस होता है। तो बच्चों की वोकैबुलरी बिल्ड की जाती है कि ये था रूट वर्ड, देखो इससे ये वर्ड बना हैप्पी, हैप्पीनेस, इस तरह के वर्ड। या रन है तो रन से बना है रन्स, रन से बना है रैन, ठीक है। या फिर और भी कोई वर्ड हो सकता है, मतलब अनलिमिटेड वर्ड बनते हैं, आपको पता ही होगा। एक रूट वर्ड होता है, उससे फिर और वर्ड बनते हैं, उसके आगे सफिक्स लगा के, प्रीफिक्स लगा के, इस तरह से जोड़ जोड़ के कुछ नए नए वर्ड बनते हैं। तो इसमें उस पर बहुत जोर होता है, बट फिर इसमें इग्नोर किया जाता है किसी चीज को। किसको? इसमें ग्रामर पर जोर नहीं होता है, ठीक है। जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पे ग्रामर के रूल्स भी समझाए जाते थे, वोकैबुलरी रटवाई जाती थी। इसमें वोकैबुलरी रटवाई नहीं जाती, वोकैबुलरी बनी कैसे ये समझाया जाता है। तो एक वर्ड किससे बनकर आया है वो समझाया जाता है यहां पे, और सारा फोकस इसी पे। तो हम इग्नोर कर देते हैं किसको? इग्नोर ग्रामर, ग्रामर को, उसके स्ट्रक्चर को, मतलब सेंटेंस कैसे बनते हैं उन सबको हम इग्नोर कर देते हैं। पूरा ध्यान हमारा किस पे है? वर्ड्स कैसे बने, वर्ड्स में क्या क्या होता है, एक वर्ड जो है उसको तोड़ के फिर उसमें कुछ और जोड़ के नया वर्ड कैसे बनेगा, मतलब सारा फोकस हमारा वर्ड्स पे है, ठीक है। तो ये थे कुछ मेथड्स, बहुत सारे मेथड, एक्चुअली कुछ क्या मैं बोलूं, बहुत ही सारे मेथड जो कि हो सकता है आपको बहुत कंफ्यूज कर दें क्योंकि बहुत सारे हैं। बट आई सजेस्ट कि ये वीडियो बार बार देखना और आप इन मेथड्स को बिल्कुल टिप्स पे याद कर लेना। पेपर में जरूर मिलेगा क्वेश्चन, एक नहीं कई क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन तो मेथड पे मिलेंगे ही मिलेंगे, और फिर जनरल क्वेश्चन भी आ जाता है। अब होता क्या, देखो मेथड बहुत सारे हैं और आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेथड यूज करते हो। ये नहीं है कि आप हमेशा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यूज करोगे, आप कभी ग्रामर ट्रांसलेशन यूज करो, आप कभी अल्फाबेटिक मेथड यूज करो, आप कभी लेक्सिकल अप्रोच यूज करो, आप कभी टास्क बेस्ड लर्निंग करो, लैंग्वेज टीचिंग करो, आप कभी लैंग्वेज इमर्शन मेथड यूज करो, आप कभी स्ट्रक्चरल अप्रोच यूज करो, आप कभी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग करो। मतलब अलग अलग मेथड अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टॉपिक, जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उसके अकॉर्डिंग यूज करो। तो इंग्लिश में ऐसा करना है अगर आप इंग्लिश के टीचर बनोगे तो, और इस चीज को बोला जाता है एक्लेक्टिसिज्म इन लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज। एक्लेक्टिसिज्म क्या होता है? मेथड को चेंज करते रहना। मतलब जब कोई मेथड आप यूज करो तो वो एक टॉपिक के लिए तो सही है, बट आप कोई और टॉपिक पढ़ा रहे हो तो जरूरी नहीं है ना कि उसी मेथड से वो टॉपिक पढ़ाया जाए। तो जैसे जैसे आपके टॉपिक चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे आप पढ़ाने का मेथड यूज करो। तो इसका मतलब क्या? एक्लेक्टिसिज्म का सूटेबल मेथड। तो जो मेथड सुटेबल है वो यूज करेंगे। अभी सुटेबिलिटी मेथड की कैसे डिसाइड होती है? सुटेबिलिटी डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ नीड। हम बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं? अगर हम बच्चों को वोकैबुलरी सिखाना चाहते हैं, करो लेक्सिकल अप्रोच यूज, किसने मना किया। बट अगर आप बच्चों को बातचीत करना सिखाना चाहते हो, बोलना सिखाना चाहते हो, तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग यूज करो, ठीक है। तो आपको देखना है बच्चों को सिखाना क्या चाहते हो और उसके अकॉर्डिंग आप मेथड यूज करोगे। तो नीड के अकॉर्डिंग यूज करो, या हम बोले टॉपिक जो पढ़ा रहे हो टॉपिक के अकॉर्डिंग यूज करो मेथड, या सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज करो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मतलब जैसी सिचुएशन है, आपके क्लास का कैसा माहौल है, आपके पास मतलब क्लास में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, उनकी अवेलेबिलिटी को देखते हुए करो। ऑडियो लिंगुअल मेथड के लिए आपको ऑडियो यूज करनी पड़ेगी, तो आपके पास टेप रिकॉर्डर नहीं है, आप बच्चों को कुछ सुना नहीं सकते, ठीक है। ऐसी टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग जो है उसमें आप बच्चों से फोन नहीं करवा सकते कि भैया इस कंपनी को फोन मिलाओ, मान लो कस्टमर केयर वाले को फोन मिलाओ और उससे बात करो। तो भाई टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग नहीं हो सकती हर जगह पॉसिबल, बट अगर है तो करो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, हमें सिचुएशन देखनी पड़ेगी, हमें टॉपिक देखना पड़ेगा, हमें क्या सिखाना है, नीड क्या है हमारी वो देखना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग हम सुटेबल मेथड डिसाइड करेंगे, और उसको कहा जाता है एक्लेक्टिसिज्म। तो एक्लेक्टिसिज्म इन इंग्लिश का मतलब है यू कैन यूज एनी मेथड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, ठीक। तो ये था मेथड्स के ऊपर जो हमें पढ़ना था सारा, बहुत सारे मेथड्स और एंड में एक्लेक्टिसिज्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो आप ये सब थ्योरी बहुत अच्छे से करके रखिए, और मेरा सजेशन ये है कि इन्हीं मेथड्स के बारे में अगर आप इंटरनेट से और पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, क्योंकि ये मेथड्स अनलिमिटेड है और इनके अंदर भी अनलिमिटेड है, मतलब बहुत कुछ है इनके अंदर, बहुत ही कुछ है। बट सीटेट के कोर्स का स्कोप इतना नहीं है कि आपको हम ये सब कराएं, क्योंकि अगर ऐसा कराएंगे तो पता नहीं कितनी 100 वीडियो बन जाएंगी सिर्फ मेथड पे, ठीक है। तो इनके बारे में डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो इंटरनेट से, आप पढ़िए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस।